अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्राम साइंस एंड सोसाइटी। और आज के जो मेहमान हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अकबर खान फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वालेकुम सलाम। अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। सर, आपकी पीएचडी के हवाले से बात करते हैं। तो आपने पीएचडी में जो रिसर्च वर्क किया है वो किस टॉपिक पे किया है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। मैंने जो पीएचडी में काम किया था, मेरा टॉपिक था बेसिकली स्ट्रोक। और मैंने अपने स्टडीज़ में स्ट्रोक के इम्पैक्ट को देखा था, हिस्टोलॉजिकली देखा था, सेलुलर लेवल पे देखा था, और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैंने देखा था। जब स्ट्रोक हो जाता है तो कौन से इम्यून सेल उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर उसके साथ साथ मैंने इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो मुख्तलिफ़ किस्म के पाथवेज इसके नतीजे में एक्टिवेट होते हैं और फिर वो जो स्ट्रोक को रिस्पॉन्ड करते हैं, इन तमाम को देखा। और फिर एट द एंड हमने ये एक प्रपोज किया, एक लाइमी थेरेपेटिक हमने इसके लिए प्रपोज किया कि क्या जो है ना स्ट्रोक किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो है ना ये फिर रिकवरी और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छा सर, पार्टिसिपेट स्ट्रोक करते के हैं। बारे में आपने स्टडी की, तो आप स्ट्रोक को हमारे व्यूअर्स के लिए जो स्ट्रोक के बारे में नहीं जानते उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि स्ट्रोक एक्चुअली है क्या? वेल, स्ट्रोक बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसके नतीजे में मोर्बिडिटीज़ कास होती हैं, इमोबिलिटी कास होती है। और अदर केस ये कि अगर ये किसी को हो जाता है तो बिल्कुल सम टाइम पैरालाइज्ड हो जाता है, इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और अब ये होता कैसे है? तो ये है कि चूँकि हमारा जो हार्ट है वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, तो इसी तरीके से ये हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्रेन के अंदर जब ब्लड ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन के अंदर जो है ना छोटे छोटे कैपिलरीज हो जाती हैं, तो बाज़ औक़ात उनमें भी कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्रेन के आउटसाइड में भी क्लॉटिंग हो जाती है। तो इन दोनों के सूरतों, इन दोनों केसेस में ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में अगर कोई ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है तो उसके नतीजे में जो ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और वो जो टिश्यू होता है वो डैमेज होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन कास होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। अदर केस में ये हो सकता है कि लाइक हमारा जो बायलेटरल कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये जो है ना हमारे दिमाग को खून लेके जाती हैं। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के जो पिछले साइड से वर्टिब्रल आर्टरी है वो भी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अगर बेटा ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, और सम टाइम जो क्लॉट होता है जिसको हम बायोलॉजी की ज़बान में थ्रोम्बस कहते हैं, ये हमारे हार्ट में भी क्रिएट हो सकता है। ये ब्लड फ्लो के साथ जाके ब्लड कैपिलरी में जाके वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई को रोक लेता है। और सम टाइम हाई लेवल ऑफ जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो भी वहाँ पे क्लॉट फॉर्म करता है। तो ये फिर डिसइंटीग्रेट होके जब ये दिमाग की तरफ मूव करता है तो ब्लड कैपिलरी को किसी जगह में स्टॉप कर लेता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, पूरे ब्रेन को जो है ना वो ब्लड सप्लाई रोक सकती है। तो उसके नतीजे में पूरा ब्रेन या पार्शियली ब्रेन जो है ना उससे इफेक्ट होता है। ठीक, इसकी वजह से भी क्या हो सकती है कि ये हो जाता है स्ट्रोक, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कैंसर के बाद, हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा डेथ काज करने वाला एजेंट जो है ना वो स्ट्रोक, ठीक है। और ये कि 1 आउट ऑफ 6, ये कुछ लिटरेचर इस तरह बयान करते हैं, कुछ 1 आउट ऑफ 5 पीपल में जो है ना वो उनको इनके लाइफ में एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाता है। सर, लाइक अदर डिजीज, अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इट हैज़ फर्दर टाइप्स लाइक डायबिटीज़ 1, 2, 3। क्या स्ट्रोक के भी फर्दर टाइप्स हैं? बिल्कुल, स्ट्रोक के जो है ना बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहले टाइप है उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। और ये तकरीबन कोई कुछ लिटरेचर्स ये कहते हैं कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन के 80% लोगों में जो स्ट्रोक्स होते हैं उसका 80% जो है ना इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं। कुछ लिटरेचर्स 87% स्ट्रोक बताते हैं कि वो इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो टाइप है उसके अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना एक और टाइप होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, और ये माइनर स्ट्रोक है। इसके अलावा जो है ना एक टाइप और भी है, सम टाइम ब्रेन स्टेम के अंदर भी जो ना स्ट्रोक्स हो जाती हैं। तो बेसिक ये 3 टाइप्स जो मैंने आपको बताया। और फिर फर्दर जब हम बात करते हैं तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक टाइप इसके अंदर जिसको हम फोकल इस्कीमिया कहते हैं, और दूसरी टाइप इसको हम ग्लोबल इस्कीमिया कहते हैं। फोकल इस्कीमिया इस तरह की इस्कीमिक कंडीशन होती है जिसके अंदर
ब्रेन के अंदर ही कोई ब्लड कैपिलरी जो एक बहुत माइन्यूट कैपिलरी होती है वो किसी करंट की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो ज़रूरी बात है ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया को जो है ना वहाँ से ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब उस एरिया में ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो टिश्यू डैमेज होगा और उससे जो कंडीशन कास होगी इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरी जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि अगर कैरोटिड आर्टरीज जो है ना वो ब्लॉक हो जाए या पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो उसके नतीजे में जो स्ट्रोक होती है उसको हम ग्लोबल इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बट अगर आप देखेंगे तो हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर ये हो सकता है कि जो विद इन ब्रेन जो है ना क्या कहते हैं ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ टाइप से जो मैंने आपके साथ अर्ज़ की, ये मोस्टली जो है ना पॉपुलेशन के अंदर इस तरह की स्ट्रोक कंडीशंस आपको मिलेंगी। सर आपने कॉजेज़ के बारे में बात की, आपने बताया कि ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस की वजह से ये कॉज होती है स्ट्रोक, तो बिल्कुल फर्दर इसके क्या कॉजेज़ हो सकती है? लाइक अगर किसी शख्स को जो है ना उसका शुगर लेवल हाई है तो उसके अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर उसको हाइपर लिपिडीमिया है, लाइक उसके अंदर जो है ना लिपिड्स जो है ना वो ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपको पता है गुड कोलेस्ट्रॉल्स भी है, बुड कोलेस्ट्रॉल्स भी है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी है। अगर किसी शख्स में अगर ये ज़्यादा मकदार में है, ठीक है ना, उनमें चांसेस हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्लड वेसल्स के जो इनर साइड्स होती है इसमें ये डिपॉजिट होता है, ठीक है। और उसके नतीजे में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और सम टाइम ये क्लट फॉर्म करती है और इसके नतीजे में जाके जो है ना स्ट्रोक जैसी कंडीशन कास हो सकती है। इसके अलावा जो है ना अगर हम देखेंगे तो वो लोग जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है, ठीक है, या वो लोग जो हाइपरटेंशन जिनका जो है ना मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या इस तरीके से दूसरे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी जो है ना इसके अंदर अपना रोल प्ले करती हैं और इनकी वजह से भी स्ट्रोक जो है ना वो कास हो सकती है। सर ये जो स्ट्रोक है किस एज के लोगों को ज़्यादा होती, कौन से ग्रुप एज का अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा? बेटा ये आपके बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टडीज़ ये बताती है कि वो लोग जो 60 से 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो ज़्यादा जो है ना प्रोन हो जाते हैं स्ट्रोक के लिए। तो उस एज के लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने आप को जो है ना स्ट्रोक से बचा सकें। ओके सर, एज यू सेड कि स्ट्रोक की वजह से रेट ऑफ मॉर्टेलिटी ज़्यादा कॉज हो रही है, सिमिलरली मोबिलिटी रेस भी ज़्यादा कॉज हो रही है, तो ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है, तो इसकी ट्रीटमेंट और फिर प्रिवेंशंस क्या हैं? सबसे पहले मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूंगा। देखिए स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है, ठीक है बेटा, इसके लिए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं और इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि पेशेंट को जितना जल्द हो सके वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। अगर जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो उस केस के अंदर उसके स्ट्रोक के जो इम्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो कम होंगे, उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप स्ट्रोक को मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। आप स्ट्रोक को जो है ना अपने लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर या अपने जो आपकी लाइफस्टाइल होती है उसके अंदर चेंज ला के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको जो है ना क्या कहते हैं अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आपको अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी काम है। तीसरी चीज़, अगर कोई आदमी डायबिटिक है तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करे, शुगर लेवल को कंट्रोल करे, क्योंकि मैंने कहा जिसका शुगर लेवल ज़्यादा होगा उसमें इसके चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से बेटा स्मोकिंग अगर कोई करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनको स्मोकिंग से, और वो लोग जो 40 ईयर से अबव हो जाते हैं और 50-60 हो जाते हैं तो उनको स्मोकिंग से जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से बेटा अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है तो उसको लिमिट करना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। इसी तरीके से बेटा अगर मेडिकेशन कंप्लायंसेस है तो उन पे जो है ना थोड़ा सा गौर करना चाहिए। रेगुलर चेकअप बहुत ही ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर एक हेल्दी बंदे को भी जाके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाहिए, अपना ब्लड लेवल चेक करना चाहिए, और उसको जो है ना अपना एक ओवरऑल चेकअप जो है ना वो ईयर्स में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो बाद में जो आपके लिए ख़तरा बन सकती है, स्ट्रोक काज कर सकती है या कोई और कंडीशन हार्ट अटैक काज कर सकती है, तो इससे बंदा क्या हो सकता है बेटा, वो बच सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, कि एवरी टाइम आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो इसका मतलब ये कि आपको स्ट्रोक के चांसेस
कम हो जाएंगे। और आखिर में ये कि हम जीबी में ये देखते हैं बेटा, जीबी के अंदर लोग हम जो ना सालन में भी साल्ट यूज़ करते हैं और इवन हम चाय के साथ भी साल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो साल्ट इंटेक जो है ना इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है ना हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मसल्स काम करते हैं, हमारे नर्व्स काम करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। लेकिन बेटा इसको इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं लेना चाहिए कि ये हमारे को कोई रिस्क फैक्टर बन सके। तो ये चीज़ें की ज़्यादा सर एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेके हम स्ट्रोक को क्योर कर सकते हैं कर सकते हैं। अर्ली स्टेज पे। मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है तो, या फिर किसी को हाइपरटेंशन है तो उनको, अगर हाइपरटेंशन के वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सोडियम इंटेक कम करनी चाहिए, डायबिटीज़ को शुगर वाली कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, फिर आगे जाके हम स्ट्रोक जैसे जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर इस चीज़ के रिस्क को मिनिमाइज़ करती हैं ये आपके, ठीक है। ये बहुत जी सर, अगर कोई फिजिकल ट्रीटमेंट या एक फिजिकल थेरेपी अगर कोई है इसकी मेडिकेशंस भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसकी सर्जरीज भी हैं, ठीक है। मेडिकेशन से मेरा मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है ना मेडिसन है, जैसे आपके पास एंटीप्लेटलेट एजेंट्स हैं, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट एजेंट आपके पास हैं। इसी तरीके से बेटा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिकेशंस हैं। इसी तरीके से शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आपके पास मेडिसिन हैं, ठीक है, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती है। इसी के अलावा बेटा एक मेडिकेशन है जिसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्लिसरीन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को डायलेट कर लेता है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताऊँ बेटा, जो इसके लिए जो इस वक्त तक जो सजेस्टेड थेरेपी है, जैसे वो एक एंटीकोएगुलेंट है, उसको हम कहते हैं RTP है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स। ये बनाया गया है, रिकम्बिनेंट है, और ये अगर टाइम पे पेशेंट को दिया जाए तो इसका काम क्या होता है। देखिए इसका काम ये कि जैसे मिसाल हम अगर कोई एंटीकोएगुलेंट एजेंट हम यूज़ करते हैं, या इस प्लेटलेट्स का काम हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को कनेक्ट करने का है। अगर आप उनको एंटी जो है ना प्लेटलेट कोई इस तरह का देते हैं तो उसको क्या करता है, जो है ना डायलूट कर लेता है। अगर कोई आपका थ्रोम्बस बना भी है, क्लॉट बना है, तो ये उसको लाइसिस करता है। इसी के अलावा बेटा अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स से अगर उसको स्ट्रोक हो जाता है, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो है ना एंजियोप्लास्टी के ज़रिए से भी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इसी तरीके से बेटा बाईपास सर्जरी भी इसकी हो सकती है, इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेन में होना, इसके लिए एक स्पेसिफिक एक चीज़ यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। यानी थ्रोम्बेक्टोमी एक टेक्निक है या एक सर्जिकल मेथड है। इसके ज़रिए से वो जो जहाँ पे स्ट्रोक होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो किस तरह की थेरेपीज होती हैं। अब स्ट्रोक होता है तो बंदा बोल नहीं पाता है, उसके लिए आप स्पीच थेरेपीज कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करा सकती है बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा उस पर अटेंशन दी जाएगी, उस तरीके से उसकी जो बोलने की एबिलिटी है वो आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा फिज़िकल थेरेपी, क्योंकि इसमें जो बंदा होता है उसके मसल या उसके बॉडी पार्ट्स जो ना वो मूव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसके जो ब्रेन जो है ना, उसके अगर आप ब्रेन को देखेंगे उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, पूरे जो है ना मुख्तलिफ एरियाज़ को कंट्रोल करने के एरियाज़ हैं वहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं कि ब्रेन का एक पूरा ब्रेन किसी एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके टेस्ट को ब्रेन का एक हिस्सा जो ना, विजन को, ठीक है, इसी तरीके से हियरिंग को, टच को, और जितने भी आपके स्टिमुलस होते हैं इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्रेन के अंदर खासकर जो हिस्सा आपका उससे सफ़र होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो है ना मेमोरी वाला हिस्सा अगर इससे जो है ना इफेक्ट हो जाता है तो मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। जो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक छोटा सा एरिया है जो हमारी मेमोरी को रिकॉर्ड करता है, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाए तो फिर मेमोरी लॉस हो जाती है। तो लेकिन ये कि जब कोई बंदा इस प्रोसेस से गुजरने के बाद रिकवरी प्रोसेस में आता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में ये किया जा सकता है कि इसकी फ़िज़िकल थेरापीज़ के ज़रिए से इसको दोबारा जो है ना आप उस कंडीशन में ला सकते हैं। अगर ये इसका फिर ऑक्यूपेशनल थेरापीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर जो ऑक्यूपेशन जो काम वो कर रहा था उसको याद दिला के, वो दिखा के आप उसकी मेमोरी को रिकॉल करा सकती हैं। इसी तरीके से बेटा इसके अंदर सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट ऑफ फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो ये वो वेस होती हैं जिनके ज़रिए से आप किसी भी शख्स को अगर स्ट्रोक हो गया है तो इसको रिकवरी में आप उनकी मदद। सर एट लास्ट अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रोक को स्टडी करना चाहता हो लेबोरेटरी लेवल पे, तो उसको किन स्टेप्स के थ्रू, किन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि स्ट्रोक को लेबोरेटरी में कैसे स्टडी किया जाएगा। अब साइंस आ गई ना इसके अंदर। इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम बहुत मॉडल एनिमल्स होते हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स,
जो मुख्तलिफ़ दुनिया के लेबॉर्ट्रीज़ में, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हो, अगर अगर कोई एनिमल साइंस का डिपार्टमेंट हो जहाँ पे लोग इनको स्टडी करते हैं या इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास हम माइस को यूज़ कर सकते हैं, माइस को यूज़ कर सकते हैं, हम रेट को यूज़ कर सकते हैं, हम रेबिट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इनमें हम क्या करते हैं, ऐसे मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने डेवलप किए वो मॉडल्स, जिनके ज़रिए से आप आर्टिफिशियल स्ट्रोक काज करते हैं। तो बेटा हमारी जो लैब थी जहाँ मैंने काम किया है, ठीक है, वहाँ पे हम तकरीबन कोई आप ये समझे कि 3 मॉडल्स हम यूज़ करते थे। एक मॉडल हमारा था फोटोथ्रोम्बोलाइटिक स्ट्रोक, एक हमारा था बायलैटरल कैरोटिड आर्टरी लाइगेशन BCAL, एक हमारे पास, ठीक है, जो था वो था मिडल आर्टरी एक्यूलेशन MCAO कहते हैं इसको। ये 3 मॉडल्स जो ना हम बेसिकली तौर पर स्ट्रोक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्लोबल स्कीमिया पे काम करना चाहता है तो फिर ये बायलैटरल आर्टरी लाइगेशन की तरफ जाएगा। आप माइसिस का यहाँ से कट करके आर्टरी को बाहर निकाल के आप इसको जो है ना क्या कहते हैं धागे से बांध लेती हैं और फिर ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये आप 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, 30 मिनट के लिए करें, आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे कितना टाइम प्रोग्रेशन के साथ साथ उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। लेकिन बेटा एक जो मैंने आपको कहा कि फोटोथ्रोम्बोटिक जो स्ट्रोक होता है, लाइटिक स्ट्रोक जो होता है, ये बेसिकली तौर पर जो नेचुरली अकरिंग स्ट्रोक्स होते हैं ना, ये उसके बिल्कुल करीब करीब है, एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं है। क्योंकि अगर कोई शख्स किसी नेचुरल उसमें अगर उसको स्ट्रोक हो जाता है तो उस केस में ये हो सकता है, ठीक है, कि उसकी कोई एक आर्टरी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप इसको आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर क्लियर करते हैं तो आप एक से ज़्यादा आर्टरीज को भी क्या कर सकती हैं, वो आपकी इफेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए बेटा हम ये करते थे कि जो फोटोथ्रोम्बोलाइटिक स्ट्रोक है, इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक माइस को लिए, इसको हम क्या करते थे, एनेस्थेसिया दे के उसको हम पैरालाइज कर लेते थे, ठीक है। और जब वो पैरालाइज्ड हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं कि इसके इधर से आप एक कट कास्ट करते हैं, स्किन को, फ्लैप को आप अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से आगे की तरफ, ये कहलाता है उसका ब्रेकमा। तो ब्रेकमा से आप 2 नैनोमीटर पीछे की तरफ, ठीक है, और उसके दोनों साइड में, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट साइड में करें, राइट साइड, क्योंकि ब्रेन के लोब के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में 2 नैनोमीटर पे आप वहाँ पे मार्कर से एक डेड क्या कहते हैं, एक डॉट उसके अंदर, ब्लैक डॉट आप उसके डालते हैं। फिर उसके बाद एक डिवाइस थे, उसको माउस उसके अंदर फिट करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में रख के, ठीक है, उस एरिया में आप क्या करते हैं, उसको थिन करते जा रहे हैं। जब आप इस बोन को लाइक जैसे आपने देखा होगा कभी, आपने दांतों को साफ करने के लिए एक मशीन यूज़ होता है, ठीक है, उसकी स्केलिंग करते हैं। तो आप इस बोन को उसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, थिन करते जा रहे हैं। ये तकरीबन कोई 40 नैनोमीटर में आता है। तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड वेसल्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे शुरू होते हैं तो आप थोड़ा सा PBS एक सोल्यूशन आप उसमें डाल के थोड़ा सा, और उसको बाई फाइन और जो है ना अच्छी तरीके से आपने उसको करना है, ठीक है। करने के बाद जब ये सब कुछ होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो हमारे पास एक केमिकल यूज़ होता है, उसको हम रोज़ बेंगोल कहते हैं। रोज़ बेंगोल का आप तकरीबन कोई 1 ग्राम को 1 ml के अंदर डिसॉल्व करके आप एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। अब ये सोल्यूशन आइदर आप ज़्यादातर इसके लिए जो रिकमेंडेड है, टेल वेन के ज़रिए से आप इसको माउस में इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप इसको इंजेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो जाके आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं तो वो ब्लड वेसल्स में आ जाता है, तो ब्लड वेसल्स और डार्क हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको उठा के आप कहाँ लेके जाएंगे, इसको आप जो है ना एक फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में लेके जाएंगे। जब आप इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर रख लेती हैं और फिर आपके पास वहाँ पे ग्रीन लाइट भी है, आपके पास रेड लाइट, ज़्यादातर इसकी रेड लाइट यूज़ होती है। इसका जो नैनोमीटर होते हैं 335 नैनोमीटर के बीम आप उसके ऊपर जब गिराते हैं, ठीक है, लाइट उसके ऊपर जब आप गिराते हैं तो ये लाइट जाके रोज़ बेंगोल के साथ रिएक्ट करती है। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके एपिथेलियल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, क्लॉट फॉर्म होता है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो 2 to 3 मिनट्स है। और उस वक्त तक आपको नज़र आता है कि उससे आगे उस ब्लड वेसल्स में जो है ना खून सप्लाई रुक जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई आपने ब्लड सप्लाई रोक दी, अब आपको अंदाज़ा होगा आगे स्ट्रोक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये किया आपने, लाइट बंद कर दी, माउस को पीछे लिया, आपने उसका स्विचर क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपने उसमें थोड़ा सा PBS उसके ऊपर डाल के आप इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर जिसकी टेम्परेचर आप सेट करते हैं 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसके ऊपर माउस को रख लेते हैं। तो वो कोई घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद होश में आता है। तो आप उसको माउस केज में रख के आप उसको प्रॉपर फूड और वाटर देते हैं। तकरीबन कोई 2-3 घंटे के बाद आप जाएंगे तो आपका माउस एक्टिव होता है, वो मूव करना शुरू कर देता है। सर हम एक्सपेरिमेंट से माइस को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा ये इजी होते हैं, क्योंकि आप इनको इजीली तौर पर जो है ना आप इनकी टेक केयर कर सकते हैं, इनका खर्चा कम है
और आप एक रूम के अंदर कई माइसिस जो है ना आप केजेस के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ इनकी जो हेमोलॉजी है ना, ये ह्यूमन के साथ ज़्यादा इनकी काफ़ी हद तक मिलती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर अगर आप बहुत सारे जो है ना साइटोकाइंस की बात करेंगे तो बहुत सारे साइटोकाइंस ऐसे जो हमारे ब्रेन के अंदर भी एक्सप्रेस होते हैं, वो माइस में भी एक्सप्रेस होते हैं। आपने माइस को रखा, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि स्ट्रोक को आप टाइम प्रोग्रेशन के साथ देखते हैं कि स्ट्रोक के 1 घंटे के बाद क्या होगा, 1 दिन के बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने जो मेरा ऐसे स्टडी यहाँ से शुरू होती है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि भाई स्ट्रोक हिस्टोलॉजिकली क्या इम्पेक्ट करता है, कि मतलब अब स्ट्रोक हुआ 2 दिन के बाद कितने मसल्स को उसने डैमेज किया है, ठीक है, और उसको मैं देखता हूँ। तो वहाँ पे मैं जब उसको देखता हूँ, जैसे टाइम 1 डे से लेके 5 डे तक जब हमने इसको स्टडी किया, हमें ये पता चला कि स्ट्रोक एरिया बढ़ रहा है, उसकी साइज़ इंक्रीज होती जा रही है, और बहुत टिश्यू को क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। लेकिन 5 डेज़ के बाद हमने देखा वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने दूसरी चीज़ ये देखा कि उस माइस को हमने 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद हमने उसको निकाला, उसको डेसिकेट किया, उसके ब्रेन को निकाला, PFM में रखा, उसको सोलिडिफाई किया, ठीक है, और लाइका वाइबल्टोम के अंदर अब उसको रख के हम उसके क्या करते हैं, कोरोनल सेक्शन और सजिटल सेक्शन लेते हैं। ज़्यादातर हम कोरोनल सेक्शन लेते हैं। लाइक जैसे जैसे मैं उसको कट करता जा रहा हूँ, जैसे मेरा स्ट्रोक एरिया पहुँचता है तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्लाइस रखता हूँ जो तकरीबन 30 नैनोमीटर का एक स्लाइस होता है। फिर 3 को मैंने फेंक दिया, 1 को मैंने उठाया, पूरे स्ट्रोक एरिया को मैंने। अब मैं इसके साथ साथ क्या करूँगा, मैं उसकी प्रोग्रेशन देखूंगा कि वो कितना बड़ा है, कितना टिश्यू को उसने डैमेज किया। दूसरी चीज़, अगर वो मेरे पास ट्रांसजेनिक माइस है तो मुझे डायरेक्ट उसके अंदर सेल नज़र आएंगे। जैसे मेरे पास GFP माइस है, YFP माइस है, जैसे प्रोटीन होता है जो कि उसकी फ्लोरेसेंट करता है, जब आप उसको अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, वो जाके ऐड होता है उन सेल के साथ। फिर आपने देखा, तो अब आप ये देख रही हैं कि भाई इसके अंदर कौन से सेल है जो कि इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ से शुरू होता है ना। तो ब्रेन बेसिकली तो पर ये एक बहुत ही प्रिविलेज्ड ऑर्गन है, समझ आए। जब ब्रेन डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेन और ब्लड वेसल के दरमियान BBB, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, वो बन जाती है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर वहाँ पर डेवलप हो जाती है तो फिर ब्लड से डायरेक्ट कोई भी चीज़ ब्रेन में नहीं आ सकता है। तो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के सेल होते हैं, जैसे हम इनको रेजिडेंट मैक्रोफेज कहते हैं, माइक्रोगलाया जिनको कहते हैं। अब ब्रेन चूँकि एक हेट्रोजेनस ऑर्गन है, उसके अंदर माइक्रोगलाई भी है, एस्ट्रोगलाई भी है, डेंड्रोसाइट भी है, मास सेल भी हैं, इसके अंदर जो ना न्यूरॉन्स भी, और न्यूरॉन्स बेसिकली इसके प्राइम सेल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। माइक्रोगलाई उसके मैक्रोफेजेस होते हैं, और एस्ट्रोगलाई का काम ये होता है कि वो ब्लड से क्या कहते हैं, ग्लूकोज की सप्लाई कराते हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। क्योंकि ब्रेन जो है ना आपके टोटल बॉडी का 2 वॉल्यूम है, और आपके टोटल एनर्जी का 25% वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो एक एक्साइटेबिलिटी स्टेट में होता है। आपके ब्रेन के अंदर बेटा 1 मिनट के अंदर 50,000 कनेक्शंस बनती हैं, और उसी लम्हे वो 50,000 कनेक्शन ब्रेक हो जाती हैं। तो बेटा इस पूरे मैकेनिज्म को गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन क्या होता है, एक एक्साइटेबिलिटी कंडीशन में। तो बड़ा मैंने बेसिकली तौर पर इसी के ऊपर काम किया, ये जो क्या नाम देते हैं मैक्रोफेजेस के ऊपर। और फिर हमने इन मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स देखा। एक नॉर्मल आदमी है तो इसके ब्रेन के अंदर इनके प्रोसेसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, सर्वाइवेलेंस करते हैं। आपके ब्रेन को देखते कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर अगर वहाँ पे स्ट्रोक हो जाता है, या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई टॉक्सिक ब्रेन तक पहुँच जाता है, तो ये एकदम क्या करते हैं बेटा, अपने प्रोसेस को रिट्रैक्ट करके ये इमोबाइल सेल बन के उस तरफ ये मूव करते हैं। और वहाँ जाने के बाद ये फिर क्या करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज करते हैं। और इनका जो काम अभी तक साइंस के अंदर जो है ना, इनको डबल स्वाडिट कहते हैं। ये 2 तरह के रोल प्ले करते हैं। ऑन वन हैंड ये न्यूरो डेट्रीमेंटल है, यानी ब्रेन को नुकसान पहुँचाते, और अदर हैंड ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है। अभी तक साइंस इन दोनों के दरमियान ये जो इनका बिहेवियर है इसको नहीं समझ। अगर कोई साइंटिस्ट इस पे काम करे और इस मैकेनिज्म को समझे ना, शायद वो नोबेल प्राइज़ का हकदार बन जाएगा, क्योंकि ये एक इस तरह का इसका काम है। क्योंकि मैंने बोला ये डबल स्वॉर्डेड है। अब ये जो सेल्स है ना बेटा, इनके रोल को मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया अपने PhD के ऊपर, जिन माइक्रोगलाया का। हमने फिर ये देखा कि ये माइक्रोगलाया जब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ये एक्टिवेटेड सेल होते हैं। जब ये एक्टिवेशन अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो टिश्यू, लाइक जैसे टिश्यू डैमेज हुआ, वहाँ पे सेल डेथ हुए, उनको ये क्या करता है, ईट कर लेता है, क्योंकि फेगोसाइटिक इसका नेचर है। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, उस टिश्यू को क्लियर करता है, और ये न्यूरो प्रोटेक्शन की तरफ जाता है। तो अर्ली स्टेज के अंदर जैसे हमने अब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके हमने ये देखा कि भाई अर्ली स्टेज में कौन कौन से जीन जो ना वो डिफरेंशियल एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो हमने ये देखा जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो फिर स्ट्रोक कंडीशन के अंदर उनकी एक्सप्रेशन कई फोल्ड हाई हो जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, उसको
रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये उसकी एक थेरेपेटिक है कि भाई आपको ये पता चलता है कि वो जो जीन्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स आके वो फिर वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन बेटा इसी तरीके से जब हमने 7 डे में जाके हमने देखा, 7 डे के अंदर जब हमने देखा तो ये जो सेल थे ना ये तादाद में भी कम थे जो एक्टिवेटेड माइक्रोग्लिया है, ठीक है। और फिर ये प्रोलिफरेट भी होते हैं। इस कंडीशन को जहाँ पे ये प्रोलिफरेट होते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं इसको माइक्रोग्लियोसिस कहते हैं। ये चीज़ वहाँ पे आपको कम नज़र आई, अर्ली स्टेज में इनकी एक्टिवेशन आपको बहुत ज़्यादा हाई नज़र आती है। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि यार अगर ठीक है, चूँकि अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी तरीके इस तरह होता है तो हमारा जो ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। क्या इसके अंदर इनका भी कोई रोल है? उस रोल को भी हमने स्टडी किया। उसके लिए हमने एक मॉडल यूज़ किया, उसको पैराबायोसिस कहते हैं, जिसके अंदर हमने 2 डिफरेंट माइसिस को लेके हमने दूसरे जो हमारे सेल हैं उनका इम्पैक्ट भी हमने इसके ऊपर देखा था। तो हमने एट द एंड ये कंक्लूड किया बेटा, क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर कोई भी कंडीशन कास होती है, कोई भी डिजीज़ कास होती है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई भी सेल डेथ हो जाते हैं तो उनके रिमूवल के लिए जो सेल अपना रोल प्ले करते हैं वो ब्रेन रेजिडेंट मैक्रोफेज माइक्रोग्लिया है, ठीक है। और फिर उसके साथ हमने क्या किया है, बहुत सारे उस टिश्यू को हमने लिया, उसके फिर हमने डिजिटल जीन एनालिसिस की है, ठीक है। और डिजिटल जीन एनालिसिस जो है ना ये एक ऐसी जिसमें आप एक माइन्यूट एक टिश्यू को लेके उससे आरएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको cDNA बना के आप जीन की एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जब हमने ये काम करके देखा तो स्ट्रोक के नतीजे में तकरीबन कोई 22,500 जीन जो है ना वो एक्टिवेट हुए थे। और उसमें अर्ली स्टेज में तकरीबन हमने 2 दिन के बाद देखा था तो 722 जीन डिफरेंशियल एक्सप्रेस थे। यानी उनकी नॉर्मल कंडीशन में जो जीन थे उनसे उनकी एक्सप्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी थी। अब बेटा मैं आपको ये कह रहा था कि फिर उसके बाद वो जो जीन जिनका मैंने कहा कि वो स्ट्रोक के नतीजे में डिफरेंशियल एक्सप्रेस हो रहे थे, हमने उन जीन को आइडेंटिफाई किया और मुख्तलिफ पाथवेज़ के अंदर, जैसे हमारे पास स्टडी करने के 2 पाथवेज़ होती है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, वो मुख्तलिफ पाथवेज़ की एक्टिवेशन बताता है। एक दूसरा हमारे पास होता है KEGG, ठीक है ना, और उसको कहते हैं कायो एनसाइक्लोपीडिया जीन एंड जीनोम। उसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि ये जो डिफरेंशियल जीन है मुख्तलिफ पाथवेज़ के अंदर इनका क्या रोल हो सकता है। इसी तरीके से ओवरऑल इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक है, ये जो है ना इससे पता चलता है कि किस तरीके से ये सेलुलर लेवल पे इम्पेक्ट करता है, टिश्यू लेवल पे इम्पेक्ट करता है, फिर सेलुलर लेवल पे इम्पेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके ज़रिए में कौन से ऐसे जो है ना इम्यून सेल्स है जो कि उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज़ हो गई। और आखिर में जाके हमने इसके जो जीन है उनके रोल को पाथवेज़ के अंदर जाके हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ये ओवरऑल जो है ना इस तरह की जो है ना स्टडीज़ की जाती हैं अगर स्ट्रोक को मुख्तलिफ लेवल पे स्टडी करना हो। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट थे हमारे लैब के अंदर, कुछ जो है ना वो फिर न्यूरॉन के रोल को इस तरीके से स्टडी करते हैं, कुछ जो है ना माइक्रोग्लिया के रोल को इस तरह स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये जो हमारा टॉपिक है ना वो न्यूरो साइंसेस के अंडर में आता है और बेसिकली आप ये काम एनिमल के ऊपर कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वन कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स in the laboratory on animal if they want to study the stroke. थैंक यू सर हमारे व्यूवर्स को स्ट्रोक के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो व्यूवर्स, Ralph Waldo Emerson says the greatest wealth is health, so we need to take best care of our health. It's time to wind up the program. So मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ. Till then, may Allah bless you all.